Good morning, students. Today we are going to start physical chemistry chapter, chemical kinetics. Chemical kinetics. Kinesis is a Greek word. Its meaning is movement or motion. Kinesis एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मूवमेंट और मोशन। अब हमें क्या करना है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमको केमिकल रिएक्शंस के मूवमेंट की स्टडी करनी है। अब केमिकल रिएक्शंस के मूवमेंट का क्या मतलब है भाई? तो केमिकल रिएक्शंस का मूवमेंट का मतलब एक तरह से रिएक्शन का मूवमेंट क्या होगा? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन का मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन के मूवमेंट का मतलब एक तरह से उसके रेट से रिलेटेड होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है? रिएक्शन के रेट, उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और उसकी क्या मैकेनिज्म है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो उसकी डेफिनेशन दी जाती है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड इट्स मैकेनिज्म इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब हमें काइनेटिक स्टडी करनी है, मतलब एक तरह से रेट के बारे में स्टडी करना है। तो पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हम किस टाइप की रिएक्शंस के रेट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि रेट के बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो हमने आपको समझाया, on the basis of rate, chemical reactions are classified into three parts. Number one, very fast rate reaction. Second one, very slow rate reaction. And third one is moderate rate reaction. ठीक है, वन बाय वन करके बताते हैं। सबसे फर्स्टली हमने वेरी फास्ट रेट रिएक्शन। ये जो वेरी फास्ट है ना, इनका रेट इतना फास्ट होता है कि इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में अप्रोक्स 10 टू पावर -14 से 10 टू पावर -16 सेकंड लगते हैं। आप सोच सकते हैं ये कितना कम टाइम होता है, मतलब इतना कम टाइम में, ठीक है, इतने कम टाइम में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शंस आती हैं? तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है ना, वो सभी इसी कैटेगरी अंदर आती है। जैसे हमने लिखा ना, आयनिक रिएक्शन इसी का एक एग्जांपल होती है। आयनिक के अंदर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जानते हैं क्या होता है? एसिड बेस जो रिएक्शन है उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन इसी कैटेगरी में आती है। एक लिखा हमने प्रेसिपिटेशन, जिसके अंदर पीपीटी बनता है। जैसे आपको एक एग्जांपल याद होगा, NaCl है, उसमें AgNO3 मिक्स कर दें तो AgCl का पीपीटी बनता है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, सेकंडली हमने वेरी स्लो। वेरी स्लो की बात करें तो ये जो रिएक्शन है, इनका रेट इतना स्लो है कि इनको कंप्लीट होने में नंबर ऑफ मंथ या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं। इसका एक एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, थर्ड हमने ले लिया मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट मतलब इनका रेट ना तो वेरी स्लो होता है ना ही वेरी फास्ट होता है, इसको बोला हमने मॉडरेट रेट। इस कैटेगरी के अंदर जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है ना, वो इसी कैटेगरी में आती है। हमने एक एग्जांपल लिखा, H2+I2 से 2HI बना दिया। एक हमने ले रखा है 2N2O5 से 4N2+ O2 का फॉर्मेशन कर दिया। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट रेट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब देखो, जो वेरी फास्ट है ना, वेरी फास्ट का रेट तो इतना फास्ट है कि हम इसको मेजर कर नहीं सकते हैं, और जो वेरी स्लो है उसका रेट इतना स्लो है कि इसको भी मेजर नहीं कर सकते। तो हम ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर बेसिकली मॉडरेट रेट जो रिएक्शन है ना, उसकी काइनेटिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि इस रिएक्शन के अंदर हम काइनेटिक स्टडी तो कर रहे हैं। तो काइनेटिक स्टडी का मतलब किस टाइप की रिएक्शंस की काइनेटिक स्टडी करेंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो मॉडरेट रेट की कैटेगरी में आती है, उन रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करें नेक्स्ट रेट के बारे में। चलिए जी, रेट के बारे में बताते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। यहाँ रेट का क्या मतलब है, देखो, जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, प्रोडक्ट का भी चेंज होगा। हाँ, रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, पर यार चेंज तो होगा ना। वो जो चेंज होगा, उस चेंज को होने में जितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा। तो यार रेट की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। तो रेट का डेफिनेशन क्या देंगे? रेट इज द change in concentration of any one of the reactant or product with time is known as rate of reaction। मतलब जैसे रिएक्शन है, उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो ये बोलना चाह रहे हैं ना कि कोई सा भी रिएक्टेंट हो या कोई सा भी प्रोडक्ट हो, आप उसके रेस्पेक्ट में रेट लिख सकते हो। करना क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, उसको चेंज होने में टाइम कितना लगा, वही तो उसका रेट होगा ना। तो अगर फॉर्मूले की बात करें, तुमने लिखा ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आप कहेंगे सर आपने प्लस माइनस क्यों लगा दिया? तो जो प्लस साइन है ना, प्लस साइन को ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है,
और माइनस जो साइन है वो बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होता है। इसका मतलब रेट आप चाहो तो रिएक्टेंट से लिखो या प्रोडक्ट से लिखो, आप किसी से भी लिख सकते हो ना, पर आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, सिंबल से बताना पड़ेगा ना कि हमने जो रेट लिखा है ना वो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा है या हमने रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखा है। अगर हम रेट लिखने जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अगर आप रेट रिएक्टेंट से लिख रहे हो ना तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, अगर आप रेट प्रोडक्ट से लिख रहे हो ना तो यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे। लिखा भी रहा ना कि प्लस क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझे, जैसे मान लो आप रेट लिखने जा रहे हैं प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर साइन क्या लेंगे काम में, प्लस लेंगे ना। तो प्रोडक्ट से रेट लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, प्लस चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब कभी भी आप चेंज लिखो, चेंज चाहे आप रिएक्टेंट का लिखो या चेंज प्रोडक्ट का लिखो, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली लेना है। ऐसा नहीं करना कि छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। जब भी चेंज की बात आती है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑलवेज क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, रेट हम प्रोडक्ट से लिख रहे थे, तो यहाँ क्या लिखा हमने, प्लस चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वैसे बात है इंक्रीज होगा, तो यानी फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से, तो फाइनल माने इनिशियल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर हमने पॉजिटिव ले रखा है तो आप देख सकते हैं जब हम प्रोडक्ट से रेट लिख रहे हैं तो रेट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। चलो जी रिएक्टेंट से लिखते हैं, तो जब रेट रिएक्टेंट से लिखोगे तो यहाँ पर साइन क्या लिखोगे, माइनस, यहाँ लिखा जाएगा चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लिखोगे ना यहाँ पर, तो वो क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। आपको पता है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होता है, डिक्रीज, यानी इनिशियल में ज्यादा होगा, फाइनली कम होगा। यानी इसका मतलब क्या करेंगे, स्मॉलर क्वांटिटी में से ग्रेटर क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो यहाँ तो फिर माइनस आने वाला है। एक माइनस यहाँ होगा, एक माइनस यहाँ होगा, माइनस माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस, यानी रेट तो आपका बेटा पॉजिटिव आ गया ना। इसका मतलब हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि रेट आप चाहे रिएक्टेंट से लिखो या रेट आप प्रोडक्ट से लिखो, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर आप कहोगे सर प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस कंसेंट्रेशन का चेंज होता है और रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर पॉइंट। चलो रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम जो आपको रेट बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 टाइप के रेट हमारे पास है, देख सकते हैं आप, 3 टाइप्स के रेट है। एक तो होता है हमारा एवरेज रेट, सेकंड हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट और थर्ड हम लिख दिया इनिशियल रेट। ये 3 टाइप के रेट है जिनको 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं। एवरेज रेट का मतलब होता है कि एक इंटरवल का रेट, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो रिस्टार्ट होने के T1 टाइम और उसके T2 टाइम के बाद आपने बोला कि ये जो T1 T2 का इंटरवल है इसके अंदर क्या रेट होगा, तो वो बन जाएगा हमारा एवरेज रेट। आपने बोला मेरे को तो इस टाइम T पर रेट चाहिए भैया, तो इस टाइम T पर रेट क्या होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। और आपने बोला कि इसका इनिशियल में क्या रेट था, दैट इज द इनिशियल रेट। तो 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट, हमने एक रिएक्शन कंसीडर करी, हमारे पास एक रिएक्शन है A2B रिएक्शन है, ठीक है। हमने मान लिया कि जब टाइम T1 है तो टाइम T1 पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन A1 है। ये जो लिखा ना हमने स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये बेसिकली कंसेंट्रेशन को बताता है, ये लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A, राइट, ठीक है। इसका मतलब T1 टाइम पर रिएक्टेंट A का कंसेंट्रेशन A1 है और प्रोडक्ट B का कंसेंट्रेशन B1 है। टाइम T2 पर रिएक्टेंट A का कंसेंट्रेशन A2 बन गया और प्रोडक्ट B का कंसेंट्रेशन B2 बन गया। अगर मेरे को चेंज लिखना है, जैसे लिखा चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ए, जो डेल है ना, डेल का मतलब चेंज होता है, इसका मतलब है चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ए, तो A2 माइनस A1। मैंने आपसे बोला था जब भी चेंज लिखोगे चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली लेना है। हमने लिखा चेंजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ बी, तो B2 माइनस B1 बना, चेंजिंग टाइम डेल्टा T, दैट इज द T2 माइनस T1 हो गया। क्लियर है। अब देखो ऐसे बी बन रहा है ना, ए तो क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, मतलब रिएक्टेंट हमारे डिसअपियर होंगे, प्रोडक्ट हमारा अपीयर होगा। तो जब भी ऐसे रेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे डिसअपियर होने का रेट, जब रेट बी से लिखेंगे तो लिखेंगे अपीयर होने का रेट। चलिए मैंने लिखा एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की डिसअपियर होने का एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू डिसअपियर है, तो मैंने साइन लगा दिया। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, माइनस ये माइनस आ गया। चेंज इन कंसेंट्रेशन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या इसको लिखा जाएगा डेल्टा का मतलब A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, ये तो हमने लिख दिया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, अब हम लिखे बी के लिए, तो बी के लिए देखते हैं। ओके,
अब हम लिख रहे हैं एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के अपीयर होने का रेट, तो प्लस अपीयरेंस है ना तो प्लस लिखिएगा, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, सोल्व करें तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी चेंज v2 माइनस v1 और टाइम t2 माइनस t1, ठीक है। ये हमने एवरेज रेट निकाला, पर जो एवरेज रेट है ना ये हमने आपको मैथमेटिकली बता दिया। आपको पता है कोई भी मेजरमेंट हो उसको अपन दो तरह से कर सकते हैं ना, एक तो मैथमेटिकली, एक उसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एवरेज रेट है ना इसको ग्राफिकली कैसे मेजर करते हैं। तो चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो अब हमने इसका ग्राफिकल मेजरमेंट देखा। अब ऐसे बी बन रहा है ना, ये तो हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारे पास में क्या है, बी हमारे पास में प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने रिएक्टेंट का, अब मेरे को रेट लेना है तो ऑब्वियस सी बात है रेट लेने के लिए ग्राफ मेरे को कंसंट्रेशन और टाइम के बीच बनाना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफ बना दिया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मैं एक रिएक्टेंट के लिए ग्राफ लेके बता रहा हूँ, एक आपको प्रोडक्ट के लिए ग्राफ लेके समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, डिक्रीज दिखा दिया। प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होता है, इंक्रीज हमने दिखा दिया है। हमें एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट जो होता है वो एक टाइम इंटरवल का रेट होता है। सपोज हमें टाइम इंटरवल t1 से t2 ले लिया, देखे था मैंने मान लिया कि जो t1 टाइम है ना, t1 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन c1 है और t2 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन c2 है। हमें इसका एवरेज रेट निकालना है। तो आर एवरेज रेट इक्वल टू क्या लिखेगा, माइनस। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप रेट किस लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए ना, तो माइनस लिखा हमने। चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, माइनस की जगह माइनस, डेल्टा सी को क्या लिखेंगे c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। आप इस ग्राफ में देखिए बताइए c1 c2 में से कौन ग्रेटर है। ऑब्वियस सी बात है c1 ग्रेटर है। तो अगर आप c2 माइनस c1 करेंगे तो साइन क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसका मतलब बेटा रेट तो आपका पॉजिटिव है ना। गुड। इधर चले प्रोडक्ट के लिए। हमने प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ बना दिया। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। t1 टाइम पर कंसंट्रेशन है c1, t2 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना c2। आपको एवरेज रेट लिखना है। प्रोडक्ट से लिखोगे तो पहले तुमने प्लस लिखा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्लस की जगह प्लस डेल्टा सी c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। आप फिर ग्राफ से देखिए c1 c2 में से कौन ग्रेटर है भाई, तो c2 ग्रेटर है। तो c2 माइनस c1 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही बनेगा ना। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि रेट आप चाहे रिएक्टेंट से लिखो या प्रोडक्ट से लिखो, रेट हमेशा आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। हम रेट के बारे में बात कर रहे थे, ये हमने कौन सा रेट लिया, ये हमने एवरेज रेट लिया। दूसरा हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हमें किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर रेट निकालना है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी का जो रेट है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। एक हमें रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। आप इसको समझो, जैसे हम एवरेज रेट बताते हैं ना, एवरेज रेट बेसिकली क्या होता है, एक इंटरवल का रेट होता है। तो आप ऐसे देखें, जैसे मान लो सपोज ये टाइम हमारा t1 है और ये टाइम हमारा क्या है, t2 है। t1 से t2 टाइम हमारा, ये टाइम हमारा t1 है और वो टाइम क्या है हमारे पास में t2 है। इसके इस इंटरवल का जो रेट हमने निकाला उस रेट को हमने क्या बोल दिया, एवरेज रेट। ये तो एवरेज रेट हो गया। अपन एक काम करें ना यार, ये जो इंटरवल है ना, ये t1 है और ये t2 है, इस इंटरवल को क्या करें, धीरे धीरे हम अगर डिक्रीज करें तो एक टाइम ऐसा होगा ना कि जो टाइम है ना t1 t2 दो अलग अलग टाइम ना हो के एक ही टाइम हो जाएगा। तो वो जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, वो क्या इंस्टेंटेनियस रेट होगा, नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपका एवरेज रेट है उस एवरेज रेट के अंदर वो जो डेल्टा टी है अगर उसको 10 से 0 कर दिया जाए तो वो जो रेट बनेगा उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं ना। तो हमने ये किया। देखो उधर वही रिएक्शन लेके हम बात कर रहे थे A to B। ये जो रेट लिखा हुआ है आप समझना, ये जो रेट लिखा ना माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये तो क्या है, ये तो एक ही डिसिपेयर होने का एवरेज रेट है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जो एवरेज रेट है ना, ये कौन सा रेट है, ये तो आपका एवरेज रेट हो गया। ये तो आपका एवरेज रेट है ना। मैं आपसे ये तो बोल रहा हूँ ना कि जो एवरेज रेट है उस एवरेज रेट के अंदर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स होकर 0 कर दिया जाए तो यार वो तो इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगा ना। इसका मतलब ये बन गया पूरा इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस डी अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट बन गया, ठीक। ये तो इंस्टेंटेनियस रेट हमने किससे लिखा, रिएक्टेंट से लिखा। अगर हम प्रोडक्ट से लिखें तो आप देखो प्रोडक्ट से किससे लिखोगे, ये देखो प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये प्लस, इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो ये जो रेट लिखा है ना प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये तो कौन सा हो गया, ये तो हमारा एवरेज रेट हो गया। हमने क्या काम किया, ये जो एवरेज रेट है इस एवरेज रेट के अंदर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर दिया 0। तो जो रेट आया इसको बोल दिया इंस्टेंटेनियस रेट। इसको लिख सकते हैं प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, अगर हम डेल्टा
ए अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं ना, अगर हम डेल लिखते हैं ना तो वो बेसिकली एवरेज को बताता है, अगर हम डी लिख रहे हैं ना तो डी का मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है। तो ये हमने सेकंड डिस्कस किया आपसे इंस्टेंटेनियस रेट, ये तो हमने मैथमेटिकली बता दिया। जैसे हमने एवरेज रेट को मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों बताया ना, इसी टाइप से हम बताते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है इसको आप ग्राफिकली कैसे मेजर करोगे। तो हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफिकल मेजरमेंट। लीजिए ग्राफिकल मेजरमेंट की बात करें तो वही एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, हमने रिएक्टेंट का ग्राफ बना दिया, उधर हमने प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बना दिया, राइट। कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हुआ, किसी टाइम टी का रेट निकालना है ना, सपोज मेरे को इस टाइम टी पर रेट निकालना है, तो क्या काम करें, जिस टाइम टी पर आपको रेट निकालना है उस टाइम टी पर कंसंट्रेशन और टाइम का जो कर्व है ना उस टाइम टी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये देख सकते हो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इधर भी देखिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। इधर मेरे को क्या करना है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, इधर भी मेरे को क्या करना है, इस टाइम टी पर इसका रेट निकालना है, तो टाइम टी पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ करके मेरे को इसका स्लोप निकालना है, जिसका स्लोप होगा वही उस टाइम टी पर उसका रेट बन जाएगा। तो स्लोप रिएक्टेंट है तो माइनस ऑफ स्लोप, स्लोप क्या बनेगा डीसी अपॉन डीटी, देख सकते हैं इसका स्लोप क्या नेगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। इधर भी देखा जाए इसका स्लोप क्या लिखा जाएगा, स्लोप क्या बनेगा डीसी अपॉन डीटी, तो डीसी अपॉन डीटी इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका क्या है, जिस टाइम पर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहते हो कंसंट्रेशन और टाइम का आपने जो ग्राफ बना रखा है उस टाइम टी पर टेंजेंट ड्रॉ करके और टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल लीजिए, वो जो स्लोप होगा वही उसका उस टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक है। हमने आपको बोला था रेट तीन टाइप के हैं, एक एवरेज रेट है, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट है, एक और बताया था ना यार हमने आपको इनिशियल रेट। इनिशियल रेट क्या होता है, चलो जी हम इनिशियल रेट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा इनिशियल रेट। अब इनिशियल रेट का मतलब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई ना, तो रिएक्शन के स्टार्ट होते जस्ट स्टार्ट होते उसका जो रेट होगा उसको इनिशियल रेट बोल दिया जाता है। हमने लिखा भी ना रेट 80 टेंड्स टू 0, ये इनिशियल रेट होगा, ठीक है। अब देखो इनिशियल जो रेट होता है ना वो प्रोडक्ट के लिए तो निकाल ही नहीं सकते ना, कि रिएक्शन स्टार्ट हो तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना वो हमेशा रिएक्टेंट के लिए निकाला जाता है, प्रोडक्ट के लिए हम कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट की बात नहीं करते हैं। चलो जी हम इसको भी ग्राफ से बना लेते हैं। कंसंट्रेशन टाइप का हमने ग्राफ बना दिया। देखो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, जैसा आपसे बोला गया टाइम टी पर रेट निकालो, तो आप क्या करते हो उस टाइम टी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपसे किसी ने बोला 5 सेकंड पे रेट निकालो, तो आपने वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। 4 सेकंड पे निकालो तो 4 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। 3 सेकंड पे निकालो तो 3 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप तो t टेंड्स टू 0 पे रेट निकालो, तो यार भाई t टेंड्स टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, तो हमें क्या करना है t टेंड्स टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसका स्लोप निकालना है। तो ये तो लिखा ना इनिशियल रेट माइनस ऑफ स्लोप माइनस डीसी अपॉन dt। आप कहेंगे सर फिर तो ये तो इनिशियल रेट और इंस्टेंटेनियस रेट तो एक जैसे होंगे, तो देखो अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो मेरे को ये मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इनिशियल जो रेट होता है ना वो एक टाइप का इंस्टेंटेनियस रेट ही होता है। इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी टाइम टी पर लिखा जा सकता है, पर जो इनिशियल रेट होता है ना वो कभी भी किसी भी टाइम पे नहीं, वो केवल और केवल t टेंड्स टू 0 पे होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं इनिशियल रेट इज अ काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। और इसकी बस इतना ध्यान रखें कि जो इनिशियल रेट है वो एक टाइप का इंस्टेंटेनियस रेट ही है और वो जो इंस्टेंट है वो होता है t टेंड्स टू 0, ठीक है। चलो ये हमने आपको रेट के बारे में बता दिया। चलिए अब हम आपको ये बताएं कि हम जो रेट को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमने आपको जो रेट के बारे में बता दिया। हम रेट आप देख पा रहे हैं, रेट हम रिएक्टेंट से भी लिख रहे हैं, रेट हम प्रोडक्ट से भी लिख रहे हैं, यानी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दोनों से रेट लिखा जा रहा है ना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट आपके पास डिफरेंट रिएक्टेंट है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो डिफरेंट रिएक्टेंट और डिफरेंट प्रोडक्ट के लेके आप उसका रेट कैसे लिखोगे। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया a+2b से हमने बना दिया 3c+4d, राइट। देखो इसमें a और b तो रिएक्टेंट है और c और d हमारे प्रोडक्ट है। अभी समझाया था मैंने, a और b रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो डिसअपीयर होगा, तो मैंने लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के डिसअपीयर होने का रेट क्या होगा, तो यार वो तो माइनस डी अपॉन dt होगा। b भी डिसअपीयर हो रहा है तो b की डिसअपीयर होने का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b माइनस डी अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है। c की बात करें तो c अपीयर हो रहा है तो c के लिए लिखा हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c, तो प्लस डी अपॉन dt, d अपीयर हो रहा है इसके लिए लिखा हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d प्लस डी अपॉन dt हो जाएगा। ये तो हमने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रेट लिख दिए, ठीक है। देखो
ये जो रिएक्शन है ना, इसका स्टोइकोमेट्री कितना है 1। स्टोइकोमेट्री का मतलब इनकी जो कोफिशिएंट होता है ना, दैट इज द स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। तो ए का स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 1, बी का स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है 2, सी का स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 3 और डी का स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 4 है। अगर हमसे बोला जाए इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, हमसे बोला जाए इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, हम बोल देंगे इसकी स्टोइकोमेट्री है 1s2 2s2 3s2 4, ये इसकी स्टोइकोमेट्री है। स्टोइकोमेट्री हमें क्या बताती है, देखो हम अगर ए को मैंने रेफरेंस ले लिया, ए को मैं रेफरेंस ले लेता हूं, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, मैं ए को रेफरेंस लेके और ए से मैं बी को कंपेयर करूं, ए का कोफिशिएंट 1 है और बी का कोफिशिएंट 2 है, तो ए क्या बोलता है कि मेरा 1 मोल डिसिपेयर हुआ, तो बी क्या बोलता है मेरा तो 2 मोल डिसिपेयर हुआ। आप इसको समझो, जैसे मान लो सपोज मैं ए हूं आप बी हो, मैं ए हूं और आप बी हो, मैंने बोला कि मेरा 1 मोल डिसिपेयर हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि सर जितने टाइम में आपका 1 मोल डिसिपेयर हुआ हमारा तो 2 मोल डिसिपेयर हो गया। इसका मतलब आपकी डिसिपेयर होने की जो रेट है वो मेरे डिसिपेयर होने की रेट से डबल है। क्या बोला मैंने, आपकी डिसिपेयर होने की रेट मेरे डिसिपेयर होने की रेट से डबल है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिख दूं क्या, रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ ए। ये लिखा है रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ बी, आप देख सकते हैं रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ बी को हमने क्या लिखा माइनस डीपी अपॉन dt, इसकी जगह लिखा माइनस डीपी अपॉन dt, 2 की जगह हमने 2 लिखा। ये लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ ए, इसको लिखा मैंने माइनस डी अपॉन dt, इसको रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/2 db अपॉन dt, इसको बोलते हैं नंबर 1। क्लियर है, चलिए ये तो मैंने क्या काम किया, ए को मैंने रेफरेंस ले लिया है, ए को रेफरेंस लेके मैंने ए से बी को कंपेयर किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सी को कंपेयर करूंगा और ऐसे ही मैं डी को कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब ऐसे सी को कंपेयर करते हैं, देखो ए का कोफिशिएंट तो 1 है ना और सी का कोफिशिएंट कितना 3 है। ए बोलता है कि मेरा 1 मोल डिसिपेयर हुआ, सी क्या बोलता है कि जितने टाइम में आपका 1 मोल डिसिपेयर हुआ हमारे तो 3 मोल अपीयर हो गए, ठीक है। आप फिर समझिए, सपोज मैं ए हूं और आप सी हो, मैंने बोला मेरा 1 मोल डिसिपेयर हो रहा है, आप क्या बोलोगे सर आपका तो 1 मोल डिसिपेयर हुआ, उतने टाइम में हमारे तो 3 मोल बन गए ना। इसका मतलब ये हुआ आपके अपीयर होने की रेट मेरे डिसिपेयर होने की रेट से 3 टाइम्स है। इसको मैथमेटिकली देखो कैसे लिखा हमने, देखिए ऐसे लिख देना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी सी के अपीयर होने का जो रेट है वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए के डिसअपीयर होने की रेट से 3 टाइम्स है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की जगह हमने लिखा प्लस डी सी अपॉन dt, 3 की जगह 3 लिखा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को माइनस डी अपॉन dt हमने ले लिया, रीअरेंज करें तो माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू आ रहा है प्लस 1/3 डी सी अपॉन dt, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, अब हम वापस उसको कंपेयर करते हैं। अब हम ए से सी को ए से डी को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं वापस उसी रिएक्शन को देखें, हाँ ये रिएक्शन आ गया ना अपना। देखो अब ए से डी को कंपेयर करना है ना, ए का कोफिशिएंट कितना है 1 है, डी का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो ए क्या बोलता है मेरा 1 मोल डिसअपीयर हुआ, डी क्या बोलता है मेरा तो 4 मोल अपीयर हो गया। इसका मतलब ये हुआ डी के अपीयर होने की रेट ए के डिसअपीयर होने की रेट का कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी को हमने क्या लिखा प्लस डी अपॉन dt इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस डी अपॉन dt बन जाएगा। या अरेंज करें तो माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/4 डी अपॉन dt, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये देख लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, आपका इक्वेशन नंबर 2 ये रहा और इक्वेशन नंबर 3 ये रहा। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर कंपेयर करें तो ये हमें दिखाई दे रहा है माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू, ये तो हमने 1 से लिखा, देखो माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/2 डी अपॉन dt, ये तो हमने 1 से लिख दिया, ये तो हमने 1 से लिखा। सेकंड से माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 डी अपॉन dt, ये हमने 2 से लिख दिया। और फोर्थ थर्ड से हमने लिखा माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू दिस, ये हमने लिख दिया। और ये सब क्या है, दिस इज इक्वल टू आर ओवर आर। इसका मतलब हमने आपको एक तरह से डिफरेंट रिएक्टेंट और डिफरेंट प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या उनका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है उनके टर्म्स में उस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखो अब अपन इसको ऐसे समझे, ठीक है। अब हमने ये जो एग्जांपल बताया ना, इसको देख के नहीं लग रहा जैसे आपके पास रिएक्शन क्या थी। देखो रिएक्शन आपके पास ये थे, a प्लस 2b से हमने 3c प्लस 4d बना दिया। a का कोफिशिएंट 1 था, b का 2 था, c का कोफिशिएंट 3 और d का कोफिशिएंट कितना है 4 है। a डिसिपेयर हुआ, b डिसिपेयर हुआ,
सी अपीयर हुआ और डी बी हमारा अपीयर हुआ। तो आप जो रेट लिख रहे हो ना, आपने जो फाइनल रेट लिखा ना, इस फाइनल रेट को देखना। ए डिसअपियर हुआ तो माइनस डी अपॉन डी टी, बी डिसअपियर हुआ माइनस डी पी अपॉन डी टी, सी अपीयर हुआ तो प्लस बी सी अपॉन डी टी, डी अपीयर हुआ तो प्लस डी डी अपॉन डी टी। देखो जो डिसअपियर हो रहा है उसके आगे माइनस लगा रहे, जो अपीयर हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे थे ना। अब इसको इन जनरल बताता हूँ मैं, जनरल क्या है। जैसे हमने इन जनरल एक रिएक्शन ले लिया N1A प्लस N2B, इससे हमने M1C प्लस M2D का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अभी भी मैंने आपसे समझाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ए और बी तो क्या हमारे रिएक्टेंट है, ये तो डिसअपियर होंगे, सीओडी क्या प्रोडक्ट है, ये अपीयर होंगे। तो रेट लिखने का तरीका क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी, ये तो डिसअपियर होने का रेट, इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो बन गया ना माइनस 1 अपॉन N1 डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये क्या बना पूरा। अगर हम इसकी बात करें ये क्या है, ये तो आर बन गया ना। मतलब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, अगर आपने लिखा ना, अगर आप केवल लिखते हो माइनस डी अपॉन डी टी, ऐसे देखना, अगर आपने केवल और केवल लिखा माइनस डी अपॉन डी टी, तो जो माइनस डी अपॉन डी टी है ना, ये क्या है, ये तो एक ही डिसअपियर होने का रेट है। माइनस डी अपॉन डी टी तो क्या है, ये तो एक ही डिसअपियर होने का रेट है। और आपने इसको N1 से डिवाइड कर दिया ना, तो बन जाएगा उस एक रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, समझे। यानी क्या कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप चाहो तो उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस से लिखो, या आप चाहो तो आप रेट ऑफ अपीयरेंस से लिखो। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो भी उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है या उसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, उसको आप उसके उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। आया बच्चों समझ में।